हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और मैं आपको ये साथ साथ कहना चाहता हूँ कि शुरू तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये सारा यूनिट ख़त्म कब होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ आपको। और पता है यूनिट का नाम कौन सा है? यूनिट है पार्टनरशिप। लिखिए आप भी साथ साथ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की खास बात यही होती है, ये स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ख़त्म कब होगा कोई भी टीचर नहीं कह सकता है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फंडामेंटल है, उसके बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का चैप्टर आ जाएगा। फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिजोल्यूशंस है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर्स में ऑन एन एवरेज 50-50 क्वेश्चन है कम से कम। तो समझ लो कि कितना बड़ा चैप्टर्स है। हो सकता है ये पूरा यूनिट आपको 2-3 महीने में भी ख़त्म हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत मज़ेदार। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में ये आएंगे आपकी पूरी पार्टनरशिप। जैसे मैंने एनपीओ बारे में क्या कहा था कि एनपीओ आपका 10 मार्क्स का आएगा, कहा था ना। हाँ, 10 मार्क्स का आएगा। इसका देख लीजिए, ये आपको पार्टनरशिप आपको 30 मार्क्स का आएगा। ये 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स के ये आएंगे। 30 मार्क्स के आएंगे ये चैप्टर। और मैं देख सकता हूँ कि इससे ज़्यादा मार्क्स का कोई भी यूनिट नहीं है। ये आपके सिलेबस का यूनिट 2 है, पार्टनरशिप। और मार्क्स कितना है इसका? 30 मार्क्स। चैप्टर्स बहुत सारे इसमें। कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी एक बार लिख लीजिए आप। इसमें सबसे पहला चैप्टर्स आपका आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल्स के बाद दूसरा चैप्टर आता है गुडविल। और फिर तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एडमिशन इन ऑफ अ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर आपका रिटायरमेंट। ऑफ अ पार्टनर। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इतने सारे चैप्टर्स हैं तब जाके आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है। मैंने कहा ना 2 से 3 महीने लगेंगे आपको, तब जाकर ये सारी बातें कंप्लीट होगी। मार्क्स भी इसमें 30 आते हैं, मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा है, नॉलेज भी काफ़ी मिलेगा। अकाउंटेंसी में आप हायर स्टडीज में जाओगे तो फिर काफ़ी काम आएगा ये सब चीज़। जितने बड़ी क्लासेस में जाओगे उतना काम आएगा। और हर वक्त आपको याद आएगी मेरी कि मैंने आपको क्या बताया था इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ाया था आपको। मतलब समझ लो अकाउंटेंसी का ना हाइट है ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। कोई बच्चा अगर मुझे ये कहे कि मुझे पार्टनरशिप नहीं आता है तो मैं कहूँगा उसको अकाउंटेंसी नहीं आता है। बात समझ गए? अगर पार्टनरशिप नहीं आता है तो अकाउंटेंसी नहीं आता है, इतनी इंपॉर्टेंस है। आगे के जो हायर स्टडीज़ में जाएंगे वहाँ भी पंगा आपको होगा। लेकिन जितने सारे चैप्टर्स मैंने इसमें लिख रखे हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से ज़्यादा एग्जाम में आता है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ में से कोई एक आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, सर जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ही आता है एग्जाम में या डिसोल्यूशन ही आता है एग्जाम में तो आप सब कुछ क्यों पढ़ाओगे, यही तो पढ़ा दो। ऐसा नहीं होता है। इनको समझने के लिए या इसको समझने के लिए
ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी आपको, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन टोटलिटी में पढ़ोगे तब जाकर बात बनेगी, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। मार्क्स की बात तो भी बहुत दूर है, उसको छोड़ दीजिए। अभी क्या कीजिए आप, अभी सिर्फ एंड सिर्फ स्टडी करिए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए एक एक चैप्टर से। और इस यूनिट 2 में सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल, तो मैं उसको अलग से लिखता हूँ और वही स्टार्ट करता हूँ। लिखिए फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। क्या होगा सर, इस फंडामेंटल टॉपिक में हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे। उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, इसकी बेसिक्स बातें हम कहाँ सीखेंगे, फंडामेंटल्स में सीखेंगे। बहुत ही बेसिक्स बातें होगी यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर फंडामेंटल चैप्टर्स को ढंग से सीख लिया आपने तो पार्टनरशिप पूरा यूनिट ही आपके सामने खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है। ठीक है जी, अब कुछ देर के लिए बुक को आप अलग कर दीजिए और मेरी बातें सुनिए आप। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मैं खुद, मान लो मैं मिस्टर ए हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ एक। ठीक है, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने छोटे मोटे अमाउंट लगाए, 10 लाख रुपए लगाया, 20 लाख लगाया और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आगे चल करके मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास एक एक्सपेंशन प्लान है, उसके लिए कैपिटल चाहिए। कितना कैपिटल चाहिए, मान लो मेरे को कैपिटल चाहिए 50 लाख। भाई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो हम लगा सकते थे, लेकिन इतने बड़े अमाउंट हम अपने पॉकेट से नहीं लगा सकते। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो एक्सपेंशन प्लान को भूल जाओ, या फिर जो घिसी पिटी काम आप कर रहे हो, छोटे मोटे दुकान चला रहे हो, कोई काम कर रहे हो, करते रहो, कमाते रहो थोड़ी बात। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर तो कैपिटल चाहिए ही चाहिए। नहीं करना चाहते हो तो फिर तो ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस करते रहो, अपना काम चलता रहेगा, कमाते रहो, घर परिवार चल रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। और ये कैपिटल 50 लाख रुपए किससे लोगे आप, मान लो मिस्टर बी से लोगे आप। मिस्टर बी कहता है मेरे पास पूरा इतना पैसा नहीं है, मैं अकेले नहीं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं मिस्टर सी से ले लो, दोनों मिला के ले लो। मिस्टर ए मिस्टर बी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बंदा और जोड़ लेते हैं, मिस्टर सी डी ले लो। ठीक है, ये कहता है कि मैं 20 लाख दे सकता हूँ, ये कहता है कि मैं भी 20 लाख दे सकता हूँ, ये कहता है मैं 10 लाख दे सकता हूँ। ठीक है जी, जहाँ जहाँ से जितने पैसे आ जाए ले लो। अब आप कहोगे सर कितने लोगों को हम जोड़ सकते हैं, क्या हम काफ़ी सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, बात होगी इसके बारे में, इसका भी एक लिमिट है, थ्योरेटिकल बातें हैं, इसके बारे में बात होगी। अभी मैं बिल्कुल फॉर्मली तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कैजुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पार्टनरशिप का मीनिंग आपके सामने क्या करूँ, इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है सर, अब देखो अब क्या हो गए, अब जो बिज़नेस आपके सामने है उस बिज़नेस में कितने लोग हो गए, मिस्टर ए हो गए, मिस्टर बी हो गए, मिस्टर सी हो गए और मिस्टर डी हो गए। अब ये एक बंदे का अकेले का बिजनेस नहीं है, इसमें कितने लोग आ गए, 4 लोग आ गए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चारों लोग अब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे, ये पार्टनर्स। ये मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। अगर ये बिज़नेस साथ साथ स्टार्ट करता है तो उस बिज़नेस को क्या कहेंगे हम, उस बिज़नेस को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। मैं जनरली फर्म फर्म वर्ड इस्तेमाल करूँगा हर जगह, लेकिन अभी अगर मैं फर्म बोलूँगा तो अब समझ लेना पार्टनरशिप फर्म ही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या होता है जब आगे की क्लासेस में आप जाओगे तो फर्म का मीनिंग कंपनी भी हो जाता है, इसलिए यहाँ कंपनी मत समझना, कम फर्म का मतलब क्या समझना, सिर्फ एंड सिर्फ पार्टनरशिप फर्म। जब भी मैं कभी फर्म बोलूँगा इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म है। तो बच्चे मतलब अगर ए बी सी डी सब मिलके क्या हो गए, पार्टनर्स हो गए, और जो उन्होंने बिज़नेस तैयार किया वो क्या कहलाया, पार्टनरशिप फर्म। अब वो फर्म हो गया, उसका कुछ नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो
उसके नाम का लेटर ले लो, ABCD फर्म, कुछ भी नाम। ये तो मैंने नाम अपनी मर्जी से रख दिया ना, ये तो उनके हाथ में कि क्या नाम रखना चाहते हैं। कुछ भगवान के नाम पे रख सकते हैं, कुछ अपनी मर्जी से कुछ इंग्लिश नाम रख दे, कुछ बच्चों के नाम पे रख दे, उसकी मर्जी है। पार्टनरशिप फर्म का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ये इसका फर्म का नाम हो गया। लेकिन लेकिन एक बात है कि आने वाले टाइम में इस पार्टनर्स में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है नहीं बताओ, इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो सकता है, इनके बीच में आपस में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। तो इस लड़ाई को दूर करने के लिए क्या करेगा ये, इस लड़ाई को दूर करने के लिए ये पहले से ही क्या करेगा, पार्टनरशिप डीड बना करके रखेगा, अपने फॉर्म को रजिस्टर कर लेगा। एक तो पार्टनरशिप डीड बनाएगा, उसके साथ साथ फॉर्म को क्या करेगा, वो रजिस्टर कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। हालांकि मैं बता दूं आपको, पार्टनरशिप डीड बनाना, फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें कोई झंझट नहीं होगी, हम बहुत अच्छे लोग आपस में काम कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर डिस्प्यूट है तो पार्टनरशिप डीड बना लो, डिस्प्यूट से बच जाओगे। अगर डीड नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है, डीड बना भी सकते हो, डीड नहीं भी बना सकते हो। लेकिन अच्छा है कि क्या कर लो, आप रजिस्टर कर लो और डीड बना लो। लेकिन अगर रजिस्टर करोगे तो कैसे रजिस्टर करोगे, तो उसके लिए एक एक्ट है। कौन सी एक्ट है, हाँ, उसके लिए एक्ट है, और उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको बताएगा कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और डीड भी कैसे बना सकते हैं, सारी बातें इसी में पता चलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको पता चलेगा। एक बार बताइए सर, अगर हम डीड नहीं बनाते हैं, मेरा डिस्प्यूट होता तो क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप डीड भी आता है, एक डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप डीड आता है। क्या मतलब है इसका सर, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपके पास कोई रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक एक बेसिक पार्टनरशिप डीड बना के रख दिया गया है कि अगर आपके पास डीड है, आपने आपस में कोई एग्रीमेंट कर रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, एक पार्टनरशिप डीड होगा, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, और वही डीड आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सल डीड जो बाय डिफ़ॉल्ट डीड है वो एप्लीकेबल ना हो, आप जो चाहते हैं वो हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डीड बना करके रखना होगा। मान लो कि आपने पार्टनरशिप डीड बना भी लिया, ध्यान सुनना, आपने पार्टनरशिप डीड बना भी लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसको कि आपने उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड नहीं किया। तो जौन सी बातें आपने इंक्लूड नहीं करी, जिस मैटर को आपने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वो मैटर फिर डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सॉल्व होगा। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि या तो आप लोग आपस में मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो डीड बना करके, अगर नहीं कर पाओगे, डीड नहीं है आपके पास, फिर तो हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप डीड बना हुआ है। ठीक है सर, तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए यहाँ तक की बातों को। ठीक है, अभी आने वाले समय में क्या क्या बताएंगे आपको, हम डीड्स के बारे में बताएंगे, 1932 एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फर्म वर्म के बारे में बात तो आपसे हो ही गई है। लेकिन मैं एक चीज़ बात पूछता हूँ कि डीड में क्या क्या हो सकता है, फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कितने होंगे, उसकी कैपिटल की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो उसका कैसे होगा, किसी का डेथ हो गया तो क्या करेंगे, किसी का रिटायरमेंट करना हो तो क्या करेंगे, अगर फर्म को डिजॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर मान लो कैपिटल कम पड़ गया तो कैसे आएगा, अगर किसी ने बिज़नेस से ड्रॉ किया, पैसा निकाला बिज़नेस से, तो उसको कैसे क्या करेंगे, ऐसे निकालने देंगे क्या, क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा, जो पार्टनर कोई लोन देगा तो लोन पे क्या इंटरेस्ट होगा। बात समझ गए, कितनी सारी बात तो मैंने इसे बिना रुके बता दिया आपको। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है बच्चे, आगे बात है, राइट। अगर आप आगे चल कर जाएंगे ना, अगर आप सीनियर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है,
आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें ये बताया जाता है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो पार्टनरशिप कर रहा है, क्या वो पार्टनरशिप करने के लिए एलिजिबल है? क्या मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी एज 18 साल से प्लस है तो मैं कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी एज 18 साल से माइनस है तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर बंदा कोई 18 साल प्लस भी हो और वो क्या हो, इडियट हो, लुनाटक्स हो। इडियट मतलब ऐसा नहीं जो बोल चाल की भाषा में किसी को इडियट बोल देते हैं, वो नहीं। ऐसे तो मैं तुमको भी कई बार इडियट बोल सकता हूँ, वो अलग बात है, वो तो मजाक में बोलते हैं लोग। इडियट मतलब मेडिकली इडियट हो, लुनाटिक्स हो, मेडिकली अनफिट हो, मेंटली अनसाउंड हो, तो एज 18 से प्लस भी है तो भी उसके साथ पार्टनरशिप नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, अगर मान लो कि कोई बंदा शराब वराब पीता हो, ड्रंकन हो, तो शराब के नशे में के हालत में उसके साथ पार्टनरशिप डीड नहीं साइन की जा सकती है। साउंड माइंड में पार्टनरशिप डीड बनाया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप डीड भी कहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में डिटेल है, लेकिन मुझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलग स्ट्रीम है, ये लॉ है। लॉ के बारे में बात तो बाद में होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें, बहुत ही एकदम समझ लो एक दो बातें मुश्किल से यहाँ आएगा, क्योंकि आपको सिखाना पड़ेगा कि पार्टनर्स किसको बना सकते हैं आप। एक बात और जान लो, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम के होते हैं, उसको भी पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको लॉस में फिर हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी लॉस कमाएगी, सिर्फ अगर फर्म लॉस कमाएगी तो लॉस में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन फर्म अगर प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में वो हिस्सा ज़रूर लेगा। समझ गए बात को? अगर आपने छोटे बच्चों के साथ पार्टनरशिप की, 18 साल से कम बच्चों के साथ, तो कर सकते हो, लेकिन उसको नुकसान का शेयर उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको फ़ायदे का। हाँ, कंपनी का लॉस होगा ऑफ कोर्स, लेकिन फ़ायदे का मिलेगा। क्यों ऐसा रूल क्यों है सर? क्योंकि लॉस अगर होता है तो उसके लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है, माइनर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसको कमा के देना पड़ेगा आपको। तो ऐसी बहुत बातें हैं जो हम बातों बातों आपको सिखाते चले जाएंगे। तो आइए, जो बातें मैं अपने तरीके से अपनी भाषा में सिखा सकता था वो बातें तो हो गई है। अब मैं बुक से पॉइंट उठाता जाता हूँ और उसको डिस्कस करता जाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैं अपनी बातों से अपनी तरीके से कितना भी बोल दूँ ना, तो क्या होता है, एक दो पॉइंट छूटने का डर रहता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से मैं क्या करता हूँ, आपके सामने जितने भी पॉइंट्स आते जा रहे हैं उनको मैं डिस्कस करता चला जाता हूँ। ठीक है सर, पहला पॉइंट लिखते जाइए आप साथ साथ। पहली बात तो आपकी ये हो गई, वो हो गई क्या आपकी, कि पार्टनरशिप जो होगा ना वो किसके अंदर आएगा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कितना है। ये डेफिनेशन सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ का पार्ट है, ये आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी जहाँ भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वहाँ क्या होगा, सेक्शन 4 होगा। एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी बात आप देखो, जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो क्या क्या जानना पड़ेगा आपको, उसका नेम, फर्म का नेम, उसके बाद उसके पार्टनर्स, ये बताने पड़ेंगे। और ये सब बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ, कुछ छोड़ना नहीं है। पहले के ज़माने में हम इतना डिटेल नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। जब से ऑब्जेक्टिव आने लगा है ना, तब से थ्योरेटिकल बातें भी क्या हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ाओगे तो कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी क्या हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। देखो, नेचर दो तरह का होता है डिसाइड, एक होता है लीगल नेचर, दूसरा होता है अकाउंटिंग नेचर। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम, नेचर डिसाइड करते हैं कैसे हम, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, देखो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म, फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते हैं, आर नॉट सेपरेटेड, आर नॉट सेपरेटेड।
पार्टनर्स एंड फर्म्स को अलग अलग नहीं माना गया है, दे आर द सेम, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सेम, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम। मतलब अगर फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वही पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दोनों को अलग करके नहीं देखा गया है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे। जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, ABCD है, ठीक है ना। अगर मान लो इसके साथ आपने कुछ काम किया, आपने इसको सामान सेल किया, आप इसके क्रेडिटर्स हैं, आपने कितना सामान बेचा, 10 लाख का सामान इसको दिया है, आपसे परचेज़ किया इन्होंने, और ये आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ABCD इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ABCD के पास आप पैसा मांगने जाओगे तो ये नहीं कहेगा वो कि आपने मुझे कौन सा दिया है, आपने तो फर्म को दिया है। ABCD ये नहीं कह सकता है कि आपने फर्म को दिया है, आपने कौन सा व्यक्तिगत पर्सनली मुझे दिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्रेडिटर्स कहेगा भाई फर्म को दिया है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी है। और कोर्ट भी यही बात कहती है ABCD से कि भाई साहब फर्म तो आपका है, जो फर्म की लायबिलिटी है 10 लाख की वो आपको चुकाना पड़ेगा, फर्म की लायबिलिटी से आप अलग नहीं है, फर्म की लायबिलिटी से अलग नहीं है। अगर मान लो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और बात में लिखूँ ना कुछ, तो मुझे लिखना पड़ेगा मतलब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैं इन सब शब्दों को लिखने में डरता भी हूँ क्योंकि ये सब चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ। पार्टनर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो फर्म की लायबिलिटी जितनी भी होगी वो सारी लायबिलिटी तुम्हारी है। अगर ABCD पार्टनर्स है, A नालायक निकल गया और उसने धोखा दिया आप लोगों को, उसने फर्म को डुबाया, बहुत सारे कर्जे उठा लिया, लेके भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A रिस्पॉन्सिबल है। A की गलती का खामियाजा भी किसको भुगतना पड़ेगा, BCD को भुगतना पड़ेगा। कोई पार्टनर गलत करेगा तो भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अगर जहर खाता है तो समझ लो सारा खा लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मैंने बिजनेस के अंदर कोई ऐसा डिसीजन लेगा हो तो उसका नुकसान सबको होगा, अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसका फ़ायदा भी सबको होगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। हाँ जी, हाँ, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ना, जल्दी खुलता नहीं है, ये अनपॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इसको खोलना पसंद नहीं करते हैं। ध्यान सुन रहे हो, क्यों खोलना पसंद नहीं करते हैं? जैसे मान लो कि हम लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, ठीक है जी। मान लो कि उसमें से मेरा दिमाग खिसक गया, मैंने बहुत नुकसान कर दिया फर्म का, भाई कई सारे चेक साइन कर दिए, उल्टे पुल्टे हरकत कर दिए, अब इतना बर्डन बिजनेस पे आ गया, उसका नुकसान सबको झेलना पड़ा, तो मेरी गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। इसलिए पार्टनरशिप फर्म बनाने से पहले काफ़ी सोच समझ करके बनाया जाता है। पार्टनर्स के स्टेटस को, उसकी हैसियत को, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को बढ़िया से परखा जाता है, समझा जाता है, तब जाके पार्टनरशिप फर्म बनता है। विश्वास की बात होती है यहाँ पे। फिर भी पार्टनरशिप फर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम तो होता ही है। इसीलिए आगे चल के देखना, मैं पढ़ाऊँगा आपको। पार्टनरशिप फर्म पॉपुलर नहीं होता है, इसीलिए कंपनीज़ बनाने पड़ते हैं, कंपनीज़ बनाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कंपनी का नाम। ये बातें मुझे यहाँ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये चीज़ समझाने का सही वक्त यही है। अगर यहाँ ना समझाऊँ तो फिर कहाँ समझाऊँ। पार्टनरशिप फर्म खोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, एक का नुकसान दूसरे को झेलना पड़ सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म इसलिए खुलता नहीं है, जल्दी कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो क्या रास्ता है इसका सर? इसका रास्ता है कंपनी। कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब जितना शेयर आपने खरीद रखा है, अगर आपने 5 लाख का शेयर परचेज किया है तो आपको 5 लाख रुपया ही कंपनी को भरना है सिर्फ। किसी ने 10 लाख का शेयर परचेज किया है तो उसको 10 लाख ही भरना है। वहाँ पे शेयर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। इसलिए पार्टनरशिप से ज़्यादा पॉपुलर क्या है, कंपनी खोलना है। कंपनी लोग खोलते हैं क्योंकि वहाँ लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। कोई दूसरा बंदा अगर गलती भी करता है तो उसका खामियाजा किसी और को नहीं भुगतना होता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई है। हालांकि ये बातें और डिटेल में हम कब बताएंगे, जब आपको कंपनी पढ़ाएंगे। अभी तो मैंने हल्का सा हिंट दे दिया आपको यहाँ पे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मान गए जी बच्चों? यस सर। लेकिन मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, चलो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लिया मैंने, अगर मैं किसकी बात करूँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ,
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेटेड, फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर दिया गया है, फर्म्स एंड पार्टनर्स आर सेपरेटेड, उसको अलग अलग कर दिया गया है। क्यों सर? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा है क्या? याद होगा आपको शायद। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर हैविंग टू सेपरेट एंटिटीज, उनके दो सेपरेट एंटिटीज हैं। और जो अकाउंटिंग करनी होती है किसकी करनी होती है? अकाउंटिंग ऑलवेज किसकी की जाती है? अकाउंटिंग ऑलवेज फर्म की होगी, मतलब बिजनेस की होगी। पार्टनर्स की अकाउंटिंग नहीं होती है, फर्म की अकाउंटिंग होती है। फर्म में कुछ परचेज हुआ है तो उसकी अकाउंटिंग होगी, फर्म ने कुछ सेल किया तो उसकी अकाउंटिंग होगी। अगर घर में कोई सामान पार्टनर्स परचेज करता है अपने किचन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, या कपड़े खरीदता है, तो उसका कोई मतलब यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग के लिए क्या किया गया, इसको सेपरेट किया गया सो दैट कि जो फर्म है ABCD है, ये फर्म है ना, मैंने एग्जांपल लिया था, इसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए उनकी अकाउंटिंग होगी। और ये सब बात 11th में पढ़ लिया कि फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, वो सब बात तो पढ़ चुका हूँ, उसको आगे छोड़ो इसको। तो इसके ट्रांजैक्शंस के ABCD फर्म के जो ट्रांजैक्शंस होंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसकी अकाउंटिंग होगी। पार्टनर के जो घरेलू ट्रांजैक्शंस है उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। तो अकाउंटिंग को प्रॉपर एंड स्मूथली करने के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है, इसको अलग अलग कर दिया गया है, अकाउंटिंग अलग और फर्म अलग। काफ़ी मैंने टाइम लगा दिया इस पर, अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आपको इन्जॉय करना चाहिए, आपको बहुत सीखने की कोशिश करना चाहिए, आपको टेंडेंसीज अपनी बढ़ानी चाहिए, सीखने की टेंडेंसी बढ़ानी चाहिए। अभी मार्क्स के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मार्क्स तो आ ही जाएगा, चिंता मत करना। अगर डिटेल स्टडी आपका होगा तो मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए देखिए, अगला टॉपिक शुरू होता है आपका एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो टॉपिक, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कैसे आप पहचानोगे कि यह पार्टनरशिप फर्म है? कुछ तो फीचर्स होंगे उसके, कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होगा उनका। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स लिखिए आप, 2 और मोर पर्सन्स। क्या होने चाहिए उसमें? 2 और मोर पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। मान गए? 2 और मोर पर्सन्स लिखते जाओ, 2 और मोर पर्सन्स। लेकिन यहाँ फिर बात आती है, सर एक बंदे से पार्टनरशिप नहीं होगा, ये बात तो हम समझ गए, 2 या उससे ज़्यादा कम से कम चाहिए। लेकिन 2 से ज़्यादा कितना, मैक्सिमम कितना? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनीज लॉ का रेफरेंस दिया गया है और उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। सुनो तो सही। लेकिन फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी ये परमिशन दे दिया गया है कि 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप 100 के अंदर आप डिसाइड कर लो कितने हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अभी डिसाइड कर रखा है 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा कंपनी लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन 100 के अंदर अंदर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कितना रखना है। गवर्नमेंट चाहे तो 25 कर सकती है, 30 कर सकती है, 40 कर सकती है, 50 कर सकती है, 100 कर सकती है, लेकिन 101 नहीं कर सकती है, क्योंकि 101 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लॉ में चेंज करना पड़ेगा। तो विदिन 100 कितना भी लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कितना डिसाइड कर रखा है? गवर्नमेंट ने अभी बताओ 50 डिसाइड कर रखा है। यहाँ लिख लो, मैक्सिमम should be 100
एज पर कंपनीज एक्ट 2013, but government has decided the maximum limit of a partners 50 पार्टनर्स मैक्सिमम उन्होंने डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती है, 100 के अंदर कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली according to इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो पार्टनर्स है ना वो क्या होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता है। एनीबॉडी मे बी पार्टनर्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट पहला पॉइंट, एक्सेप्ट पहला है माइनर, माइनर को छोड़कर। दूसरा पॉइंट, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मैंने कुछ देर पहले कहा था आपको, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सी, पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर मान लो जिसको लॉ ने ही क्या कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो उसको फिर आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, मैंने कहा था आपको, कुछ कंडीशंस के साथ कि उसको लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा, अदरवाइज जनरली लोग माइनर को पार्टनर नहीं बनाते हैं। ये आपका सबसे पहला पॉइंट था कि टू, और पहला करेक्टरिस्टिक्स था कि 2 और मोर पर्सनस हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट कंपनी लॉ के हिसाब से मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। ठीक है जी, बात हो चुकी है। आइए सेकेंड पॉइंट देखिए, पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो अब हम 3-4 लोग मिलके क्या किया, डिसाइड किया कि मुझे पार्टनरशिप करना है, तो हम पहले बैठेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और पेपर बनाएंगे, उसमें सारे कंडीशंस लिखेंगे, ये हो गया एग्रीमेंट। लेकिन अगर मैं उस एग्रीमेंट को लॉफुली रजिस्टर करवा लेता हूँ तो फिर वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिर बातें क्या हो जाती है यहाँ पे कि सर क्या एग्रीमेंट से बात बन जाएगी, एग्रीमेंट से बात बन जाती है, लेकिन अगर आप रजिस्टर करवाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको नहीं समझना है, आपको इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस अलग चीज़ है, वो आपका लॉ में पढ़ना पड़ेगा सीनियर क्लासेस में। पर इतना समझ लो कि हमने आपस में बैठ करके, कहीं बैठ करके कुछ भी आपस में कंडीशन बना लिया, वो एग्रीमेंट्स है। लेकिन अगर उसको मैंने क्या किया, रजिस्टर करवा लिया, तो रजिस्ट्रेशन अगर मुझे मिल गया उसका, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यस सर, पार्टनरशिप आप एग्रीमेंट से भी खोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में जो बातें आप लिखोगे वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न लिखा है, रिटर्न एग्रीमेंट किया है आपने, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका क्या, वही कहलाता है पार्टनरशिप डीड। मैं बार बार कहता हूँ ये सब थ्योरेटिकल बातों को हम बच्चों को सुनाकर पहले निकल जाते थे, लेकिन अब जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़माना आया है तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब आपको एक एक पॉइंट चुन चुन कर पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पहले बच्चे क्या करते थे, पहले के ज़माने में बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम में वही आया, बड़े बड़े मार्क्स मिल गए, छुट्टी, नॉलेज कुछ मिला नहीं, पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या है, कुछ नहीं पता, मार्क्स आ गया, यहाँ का वहाँ किया, वहाँ का वहाँ किया, बैलेंस शीट मैच किया, आंसर।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ हम लोग अगर 4-5 लोग मिल करके ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि चलो कल बैंक लूटते हैं या कहीं बाइक वाइक किसी की छीन लेते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं, तो भाई मैं तो साथ नहीं दूंगा। पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं तो नहीं जाऊंगा आपके साथ। आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अनलॉफुल बिजनेस है, ये इलीगल है। आप पकड़े जाओगे और अंदर जाओगे। न्यूज़ में हमेशा आप सुनते रहते हैं। जो भी बिज़नेस करना है, क्या करना है आपको? लॉफुली करना है। लॉ आपको जो परमिट करता है वो काम करना है। जो लॉ आपको परमिट करता है वो काम आपको करना है, और दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। आप क्या करोगे? अपने एग्रीमेंट में बता दोगे कि हम प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, वो लिख दोगे उसमें। मान लो आप कहते हो हम कि 3:2, 2:2 1 करेंगे, ये आपकी मर्जी है। ये तो आपस में डिसाइड करना आपको। इफ़ नॉट डिसाइडेड, अगर आप डिसाइड नहीं करोगे, इफ़ नॉट डिसाइडेड, अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे, देन विल बी व्हाट? देन विल बी इक्वल। तब तो इक्वल हो जाएगा। ये बात आगे आपसे होगी। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, और वो है आपका बिजनेस कैन बी कैरीड बाय। कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। ओके। तो क्या है? बिजनेस कैन बी, ऑफ कोर्स, business can be carried on by all partners or any one partners on behalf of all. या तो सारे मिलके चलाओ, और नहीं तो कोई एक पार्टनर को मुखिया बना दो, उसको हेड बना दो, वो चलाएगा उसको। कोई भी चला सकता है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप डीड। मैं आज की क्लास को यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं अगली क्लास स्टार्ट करूँगा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बच्चे? तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।